Hello and welcome you all in Study Darbar. Hi, this is Abhishek Tiwari. चलो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसका नाम है इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन से बेसिक चीजें वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11th. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. अभी हमको पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिक चीजें इस चैप्टर में जो पढ़ना है, इस चैप्टर का बेसिक नाम अकॉर्डिंग टू मी होना चाहिए था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, क्योंकि इसमें डिटेल में आपको वही चीज पढ़नी है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होती है. उसके पहले आपको पता होना चाहिए इनकम क्या होती है. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन मैक्रो इकोनॉमिक्स. एज अ नेम सजेस्ट मैक्रो, तो मैक्रो एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम माक्रो होता था जिसका मतलब होता है लार्ज. ठीक है. तो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ए स्टैंड फॉर एग्रीगेट. ठीक है. जैसे माइक्रो और मैक्रो में जस्ट सिंपल स्टडी अगर मैं बोलूं कि अगर मैं सिर्फ एक अपनी कोचिंग क्लास की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टडी दरबार वेयर आई एम टीचिंग एंड वी आर टीचिंग यू इकोनॉमिक्स, वी आर टीचिंग यू कॉमर्स एज अ सब्जेक्ट. अगर हम आपको कॉमर्स पढ़ा रहे हैं तो ये कहलाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स. व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दिस इंस्टीट्यूट स्टडी दरबार. लेकिन अगर मैं बोलूं भारत में जितनी भी कॉमर्स ट्यूशन भारत में जितने भी कॉमर्स इंस्टीट्यूट है, सारे टीचर्स की स्टडी या सारे इंस्टीट्यूट की स्टडी एक बार में करें तो उसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो होता है लार्ज पर्सपेक्टिव में, माइक्रो होता है स्मॉल पर्सपेक्टिव में. तो माइक्रो में आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल, मैक्रो का ए स्टैंड फॉर एग्रीगेट. एग्रीगेट का मतलब होता है सम टोटल ऑफ, सबका एक साथ. समझ आ रहा है? So, it is a branch of economics that studies the economic problem issues of an economy as a whole. As a whole मतलब a large constraint I'm talking about. देश, state, world. तो economy as a whole. जैसे total consumption और total saving of the country. समझ आ रहा है? It deals with the aggregate. अभी बताया था aggregate economy variable of an economy. नेक्स्ट देखें, इट इन्वेस्टिगेट द प्रिंसिपल्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज रिलेटिंग टू अचीवमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट. ये किसकी बात करता है बेटा? फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करता है. एंड एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी. पूरे देश में कितना प्रोडक्शन कैपेसिटी हम कर सकते हैं, कितना टोटल प्रोडक्शन हम कर सकते हैं फ्रॉम ऑल द थ्री सेक्टर्स. तीन सेक्टर है ना हमारे यहाँ. कौन कौन सेक्टर होते हैं बेटा? इट इन्वॉल्व्स ओनली आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ केनेशियन बुक द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी. मैक्रोइकोनॉमिक्स टेक अ टॉप डाउन अप्रोच. मैक्रोइकोनॉमिक्स की डेफिनेशन थी, पेपर में जिंदगी में कभी नहीं आएगी. ठीक है. तो नो नीड टू स्टडी दीस थिंग्स. एक बार रीड करना हो तो रीड कर लेना. इट्स अप टू यू. नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माइक्रोइकोनॉमिक्स एंड मैक्रोइकोनॉमिक्स? बेटा ये हमेशा पेपर में आता है. 3 नंबर के क्वेश्चन में आपका आ सकता है, 2 नंबर के. प्लीज टेल मी द डिफरेंस बिटवीन, या काइंडली डिस्क्राइब और डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोइकोनॉमिक्स एंड मैक्रोइकोनॉमिक्स. तो माइक्रोइकोनॉमिक्स एंड मैक्रोइकोनॉमिक्स की ये टेबल में हम डायरेक्ट देखते हैं. डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ स्कैरसिटी, चॉइस एंड स्कैरसिटी एट एन इंडिविजुअल लेवल. जब मैं इंडिविजुअल लेवल की बात करूं, वहां पे जब प्रॉब्लम आती है, कौन सी? स्कैरसिटी की और चॉइस की. क्या बनाना है और कैसे बनाना है, ये सारी चीज. और स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज की जब इंडिविजुअल की बात करता हूं, दैट डील्स विद माइक्रो इकोनॉमिक्स एज आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल. ठीक है. जब मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलूंगा तो प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, जब मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं. ठीक है. इट यूजेस माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स लाइक कंज्यूमर्स डिमांड एंड प्रोड्यूसर्स डिमांड. किसी एक कंज्यूमर की डिमांड और किसी एक प्रोड्यूसर की डिमांड. लेकिन जब मैं यहां बात करता हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. किसकी बात कर रहा हूं? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई. मतलब पूरे के पूरे देश में, पूरे के पूरे स्टेट में क्या डिमांड है कंज्यूमर्स की और सप्लाई की कितना प्रोडक्शन होगा. एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. Then comes it involves lesser degree of aggregation. Aggregation इसमें होता है लेकिन बहुत lesser degree में होता है, बहुत कम. लेकिन इसमें बात करता हूं लार्ज एक्सटेंट. तो इसमें बात किसकी कर रहे हैं? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज द सेंट्रल इशू इन द मैक्रो इकोनॉमिक. व्हाई टू स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक? मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत क्यों होती है? तो भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ने की जरूरत होगी? आपके देश की नेशनल इनकम निकालनी है तो कहां से निकलेगी? यहीं से निकालेगी. आपके देश की जीडीपी निकालनी है तो कहां से निकलेगी? यहीं से निकलेगी. तो दीज आर द थिंग, दैट्स द मेन रीजन. क्योंकि हमें इकोनॉमी एज अ होल, पूरे देश की इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट निकालना है, तो उसके लिए जरूरी होता है कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ें. तो लिखा है द इकोनॉमिक वेल-बीइंग ऑफ द कंज्यूमर रिच और पुअर इज अफेक्टेड बाय द मूवमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन का मतलब सबको पता होगा.
इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई, ठीक है। बिजनेसेस स्टैंड्स टू गेन और लूज कंसिडरेबल amount of money when their economic environment changes regardless of how well they are managed. Next होता है being prepared for such changes in fortune can be considerable value. More generally, it makes us all better citizen able to grasp the complex challenges in the society face. सोसाइटी में कोई भी बड़े बड़े चैलेंजेस, कोई भी चीज, नई टेक्नोलॉजी, कुछ भी चीज आती है, दैट टाइम वी हैव टू फेस दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। उसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट आता है अगेन, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो हेल्प्स गवर्नमेंट टू अवॉइड वर्स इकोनॉमिक कंडीशन या वर्स इकोनॉमिक क्राइसिस दैट हैव अफेक्टेड मॉडर्न इंडस्ट्रीज सोसाइटीज इन द पास्ट सेंचुरी, लाइक डिप्रेशन एंड हाइपर इन्फ्लेशन। अभी रिसेंटली हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब आपके देश में महंगाई अति से अति बढ़ जाए, जैसे इट वाज हैपन जब आपने 9th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा जर्मनी की कंडीशन, जब वहां पे एडोल्फ हिटलर साहब आए थे, ठीक है। एडोल्फ हिटलर साहब 1928 पहली बार इलेक्शन लड़े थे, 1932 में वो फाइनली इलेक्शन जीते थे और वहां पे चांसलर बन गए थे, ठीक है। इसके पहले यहाँ की जो कंडीशन थी आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वो बद से बदतर थी, तो इसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। जब चीजों के दाम बहुत से बहुत ज्यादा बढ़ जाए उसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। डिप्रेशन मतलब एक वो समय जिसे हम रिसेशन का पीरियड कहते हैं, ठीक है। यूएस में एक बार बहुत बड़ा रिसेशन आया था, सिमिलर रिसेशन कैन बी कम अगेन, ठीक है। अभी रिसेशन का पीरियड आने वाला है लेकिन उतना बड़ा रिसेशन नहीं होगा, लेकिन रिसेशन आएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ट्रेड वॉर जो अभी आपको देखने मिल रहा है, टैरिफ वॉर, ठीक है। यूएस ने टैरिफ बढ़ा दिया, फिर उसके कंपैरिजन में चाइना ने टैरिफ बढ़ा दिया, फिर अभी जापान भी टैरिफ बढ़ाएगा, सारी की सारी कंट्री एक दूसरे के साथ फिर क्या करेंगे, टैरिफ वॉर। टैरिफ वॉर जब भी होगा तो चीजों के दाम क्या होंगे, बढ़ेंगे। आप देखे होंगे अभी आपने स्टॉक मार्केट अगर इंडिया का देखो चाहे वर्ल्ड का कहीं का भी देखो तो पूरा पूरा लाल 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 दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि बहुत तेज जो शेयर मार्केट है वो नीचे गिरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और लोग भी होंगे जो बुद्धिमता वाले लोग, वो क्या कहेंगे, इट्स अ गुड टाइम टू बाय शेयर, ठीक है। बाय करके ही क्या करोगे, जब चीजें बहुत ज्यादा महंगी होती जाएंगी तो कुछ समय रुक जाओ फिर बाय करना, अभी वो पैसा रखे रहो, कब कहाँ किसको क्या जरूरत पड़ जाए। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? So these extreme situation can tear at a society's social fabric, yet can be prevented when policymakers apply sound economic principles. The Great Depression, वही देखो यूएस का, The Great Depression was a period of severe economic contraction and high unemployment that began in 1929 and continued throughout 1930s. 1929 में ये जो ग्रेट डिप्रेशन है, इस पर्टिकुलर ईयर को, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को कहते हैं ये ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। इस समय हमारे देश में दुनिया भर में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया था और इकोनॉमिक कंडीशन हर देश की बहुत ज्यादा पुअर हो गई थी। कभी भी देखना जब रिसेशन का पीरियड आता है, दैट टाइम कंपनी स्टार्ट्स टर्मिनेटिंग देयर एम्प्लॉइज, अपने एम्प्लॉइज को निकालने लगते हैं। लेट्स से 100 एम्प्लॉई है तो वो 20 एम्प्लॉई से काम करा लेंगे। जैसे अभी हैव यू सीन अभी 2020 कोविड पीरियड में आप बहुत छोटे थे, लेकिन उस समय आपको एक चीज दिखी होगी कि आपके स्कूल के टीचर, सपोज स्कूल की बात करें तो स्कूल में अभी 100 टीचर थे, लेकिन जब क्लासेस चल रही थी तो अप्रॉक्स 20 से 25 टीचर ही काम कर रहे थे। बाकी के 75 टीचर को क्या कहा गया था? बाकी के 75 टीचर को मैक्सिमम ऑफ द इंस्टीट्यूट दे हैव आस्क्ड देम कि आप अपने आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। Indirectly they said now you don't have to come to the school or you don't have to work for the school for this particular period. समझ आ रहा हो? वो 25 काम भी कर रहे थे तो उनको आधी सैलरी दे रहे थे और उन लोगों को सैलरी नहीं दे रहे थे। तो बेसिकली एक तरीके से आपने डिप्रेशन या रिसेशन का पीरियड उस समय भी देखा है कि रिसेशन होता क्या, वो बहुत छोटा वे में है। इसी को जब ब्रॉड वे में कर देते हैं तो उसे हम डिप्रेशन या रिसेशन कह देते हैं। समझ आ रहा है ना? द एक्सेप्टेड इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ द प्री-केनेशियन एरा बिलीव दैट द इकोनॉमी usually remains at full employment level, full utilization of resource, full utilization of resource। यहाँ पे एक शब्द आता है, आप लोग को पता होगा। Do you know what do you mean by effectiveness and efficiency? Effective और efficiency का मतलब क्या होता पता है? सोचो, आगे पूछूंगा अभी। If there are any departures from this situation, these are purely temporary and for a short period. However, these classical models fail to explain the prolonged existence of high unemployment during the Great Depression. This provides the impetus for the development of macroeconomics. पेपर में इससे रिलेटेड कुछ नहीं आएगा, ठीक है, डोंट वरी। ये जो चीजें आप पढ़ रहे हो, these things will not going to ask in your examination.
ठीक है। इन 90 दिस इज जस्ट द हिस्ट्री, ये आपकी बुक में भी दिया होगा, फ्रंट पेज पे, सेकंड पेज पे सब चीज दी होगी, ठीक है। इन 1936 जॉन मेनार्ड केनिन्स पब्लिश्ड द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। अभी हमने पढ़ा था यस्टरडे, आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग अबाउट केनाइंस के बारे में बताया था, मैंने बताया भी था दिस विल नॉट गोइंग टू कम इन योर एग्जामिनेशन। केनाइंस बिलीव गवर्नमेंट कुड intervene in the economy and affect the level of output and employment. During periods of low private demand, the government can stimulate aggregate demand to lift the economy out of recession. Government सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है किसी भी देश में। अभी हम पढ़ेंगे बेसिकली टू मॉडल थ्योरी, ठीक है। जो हम सर्कुलर फ्लो पढ़ेंगे तो उसमें दो मॉडल होता है, एक फ्री मॉडल होता है, ठीक है। बेसिकली चार स्तंभ होते हैं, उसमें हम दो के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे डिटेल में, आपके कोर्स में सिर्फ टू मॉडल है, ठीक है, जहां पे हम बात करते हैं सिर्फ प्रोड्यूसर की और कंज्यूमर की, मतलब हाउस होल्ड्स एंड द फार्म। वहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं देखेंगे, वहां पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हम नहीं देखेंगे, समझ आ रहा है। वहां पे सिर्फ हम दो चीजें देखेंगे, क्या क्या, हाउस होल्ड एंड फार्म। दिस इज देयर इन योर एग्जाम, इन योर सिलेबस, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल लाइक टोटल इनकम, टोटल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल हेल्प अस टू एनालाइज फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। Economic policy. Now, when we say about importance of economy, macroeconomics in economic policy, तो economic policy वो तीन चीज बेसिकली दो काम करती है। पहला होता है जनरल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा होता है नेशनल इनकम डेटा हेल्प्स इन द फोरकास्टिंग the level of economic activity and to understand the distribution of income among different groups of people in the economy. In business cycle, macroeconomics begin to be studied only after the Great Depression. अगर हम देखते हैं बिजनेस साइकिल जो पढ़ाई गई वो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट हुआ था कब से, ग्रेट डिप्रेशन के बाद। जरूरत पड़ी कि ग्रेट डिप्रेशन के बाद हमें जरूरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना, मतलब 1929 के बाद ही लोगों ने ज्यादातर एम्फसाइज किया ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब पूरे देश के लेवल में हमें क्या पढ़ना है, इकोनॉमी को स्टडी करना है। क्यों, उस समय जरूरत पड़ी ना, इतने सारे अनएम्प्लॉयड पीपल हो गए हमारे देश में, कई लोगों को निकाल दिया, हमारे देश में लोगों के पास पैसा नहीं है, तो ये कैसे, हमने पढ़ा था स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज जब आया, एट दैट टाइम ओनली वी गेट टू नो ना कि हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना है। तो इकोनॉमिक्स पढ़ने की नीड कब आई, व्हेन देयर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्स। तो पूरे देश में इकोनॉमी एज अ होल पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, जब ग्रेट डिप्रेशन जैसी चीज आई कि भाई अब हमें जरूरी है अपने देश में पैसा किस तरीके से यूटिलाइज करें, कैसे लोगों को नौकरी दें, कैसे उनका जीवन स्तर बढ़ाएं, ये अच्छा करें। Important lies in analyzing the causes of economic fluctuation and is provided remedies. Three major concerns of macroeconomics. सबसे पहली चीज मैक्रोइकोनॉमिक का पहला कंसेशन क्या होता है, पहला मेन कंसर्न जो सोचने वाली चीज है, दैट्स इन्फ्लेशन, महंगाई। दूसरा होता है आउटपुट ग्रोथ, कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। सेकेंड इज एंड द लास्ट वन इज अनएम्प्लॉयमेंट। ये तीनों चीजें, तीनों कंस्ट्रेंट हम पढ़ते हैं किसमें, मैक्रोइकोनॉमिक्स में, ठीक है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है चीजों के दाम बढ़ जाना, डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, चीजों के दाम घट जाना, समझ आ रहा है। इन्फ्लेशन इज इंक्रीज इन द ओवरऑल प्राइस लेवल, हाइपर इन्फ्लेशन इज अ पीरियड ऑफ वेरी रैपिड इंक्रीज इन द ओवरऑल प्राइस ऑफ द प्राइस। बेसिकली हर चीज के दाम जब बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ जाए, इसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। वही मैंने बताया था, मतलब अप्रोक्सीमेटली आई एम नॉट गेटिंग द, अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि वहां की, जैसे वहां की करेंसी क्या थी, आई एम नॉट गेटिंग द नेम, जर्मनी की एट दैट टाइम करेंसी क्या थी, लेकिन लगभग $1 32 लाख या 30 लाख के बराबर था, समझ में आ रहा है। $1, हमारे यहाँ भी $1 कितने का होता है बेटा, $1 इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 80 रुपीज और 82 रुपीज, 84 रुपीज, ठीक है, एट प्रेजेंट। वैसे वहां पे लगभग 30 या 32 लाख हुआ करता था, समझ लो कितनी ज्यादा महंगाई होगी चीजों की इन जर्मनी, ठीक है, समझ रहे हो। डिफ्लेशन इज अ डिक्रीज इन द ओवरऑल प्राइस लेवल, जो प्राइस चीजों की क्या होने लगे, कम होने लगे। आउटपुट ग्रोथ या शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, क्या होता है, द बिजनेस साइकिल इन द साइकिल ऑफ शॉर्ट रन टर्म्स अप एंड डाउन इन द इकोनॉमी। द मेन मेजर ऑफ हाउ एन इकोनॉमी इज डूइंग इज aggregate output. Aggregate output is the total quantity of goods and services produced in an economy in a given period of time. That given period of time is nothing but the financial year. इसी है financial year. Financial year start होता है 1st of April to
31 मार्च। बेसिकली 99% देशों में जब हम निकालते हैं एग्रीगेट आउटपुट, तो बेसिकली हम देखते हैं इन द गिवन फाइनेंशियल ईयर आपके देश में कितना आउटपुट जनरेट हुआ है बाय ऑल द 3 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। इन तीनों सेक्टर से कितना आउटपुट जनरेट होता है एक साल के अंदर, वही कहलाता है एग्रीगेट आउटपुट। समझ आ रहा है? एग्रीगेट आउटपुट बेसिकली यही है। A recession is a period during which aggregate output decline. Recession एक वो समय होता है जब आपके देश में एग्रीगेट आउटपुट जो होता है वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है a prolonged and deep recession becomes a depression। और यही जो रिसेशन का पीरियड बहुत ज्यादा लंबे समय से और बहुत ज्यादा समय के लिए हो जाए तो इसे ही कहते हैं क्या? डिप्रेशन। यही था ग्रेट डिप्रेशन इन द ईयर 1929 टू 1930। इसे कहते हैं द ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। ये ओवरऑल वर्ल्ड में था, ना केवल इंडिया में। ठीक है, इंडिया तो उस समय क्या नहीं थी? इंडिपेंडेंट भी नहीं। 1929 एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, क्यों है? कैन यू टेल मी? द ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन तो था। द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड वाज 1921। आई एम टॉकिंग अबाउट 1929। 1929 वाज वेरी प्रोमिनेंट ईयर क्योंकि इस समय हमने दिसंबर महीने में एक सेशन हुआ था आईएनसी का। आईएनसी सेशन हुआ था। कहां पे हुआ था? लाहौर में, जहां पे हमने बात की थी किसकी? टोटल इंडिपेंडेंस। देन फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर 26 जनवरी 1930 से हमने हर साल सेलिब्रेट किया था इसे एज अ टोटल इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, क्या किया था? बेसिकली टोटल इंडिपेंडेंस डे नहीं होता, वो होता है पूर्ण स्वराज दिवस। एंड ये सेलिब्रेट करते थे हम कब तक? 1947 तक। 1947 में इसके बाद जब 26 जनवरी को हमने सेलिब्रेट किया, उसके कुछ समय बाद हमने अगस्त में 15 अगस्त को हमें आजादी मिल गई। अब हमारे देश में 2 आजादी थोड़ी ना मनाएंगे। तो फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर वी वर वेरी मच एंथुसियास्टिक, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत अच्छे से हम इसको सेलिब्रेट करते हैं इस दिन को, क्योंकि ये तब से मनाते थे। तो ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो इस डेट को और ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए हमारा जब संविधान कॉन्स्टिट्यूशन 26 ऑफ नवंबर 1949 को बन गया था, तो हमने इस दिन इसको लागू नहीं किया था। हालांकि इस दिन जब बन गया था तो दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा सीयूईटी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डे। अब यही डेट जो है हमने 2 महीने और वेट किया। जब हम 2 साल 11 महीने 18 दिन वेट किया तो हम कुछ दिन और वेट कर ले, तो हमने 2 महीने और वेट किया और फिर आया 26 जनवरी 1950। एंड दिस ईयर इज द ईयर जिस दिन क्या सेलिब्रेट किया हमने? हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे इन्फोर्स किया। एंड दिस डेट, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेट, इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाई रिपब्लिक, क्योंकि रिपब्लिक मतलब होता है द हेड ऑफ द स्टेट इज chosen by the people। इसका मतलब होता है रिपब्लिक। याद रहेगा? तो बेटा ये जो बताया हूं दिस इज द ईयर जब हमने पढ़ा है क्या? 1929। कहीं लिखा था ना? 1929 इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हमारे लिए। ठीक है, द ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन तो था ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, लेकिन दिस ईयर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। होप दिस इज क्लियर। बच्चा ये मैंने बेसिक चीजें बताई है इस चैप्टर की। इस स्लाइड में जितनी भी हमने स्लाइड्स देखी, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है एज फार एज योर एग्जाम इज कंसर्न। बस इसमें यह बताया है कि व्हाई मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है, बस ये। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डायरेक्टली कम टू द पॉइंट कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होती है, बिकॉज दैट्स अ टॉपिक एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर उसमें हम पढ़ेंगे मनी फ्लो क्या होता है एंड गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हमें पढ़ना स्टार्ट करना, वो आपके इंपॉर्टेंट है, वही पेपर में आएगा। जैसे ही नेक्स्ट क्लास में वी विल कंप्लीट दैट पर्टिकुलर थिंग, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर, सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। टिल देन टेक केयर।